बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य गार्गी विद्यांत की लिखी कहानी मोनिमा। दादा भाई, बस और 10-15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। टैक्सी वाले की आवाज़ सुनकर मेरी झपकी टूटी। आंखें मलते हुए मैंने घड़ी पर नज़र डाली। दिन के 10:30 बजने वाले थे। एफएम रेडियो में किसी बांग्ला सिनेमा का गाना चल रहा था, जिसकी धुन पर डैशबोर्ड पर रखे खिलौने का सिर दाएं बाएं झूम रहा था। मैंने टैक्सी का शीशा नीचे खिसका दिया। दूर क्षितिज तक फैले हरे समंदर की तरह धान के खेतों को देखकर मेरे होंठ अपने आप मुस्कुरा दिए। कोलकाता से यहाँ तक के 2 घंटे के सफ़र का मानो ये एक खुशनुमा इनाम था। रेडियो में आरजे सभी को शारदीय शुभकामनाएं दे रही थी। शहर के कौन से पंडाल ने पुरस्कार जीता है, किस रोड में कितना जाम लगा है, मौसम, रेस्टोरेंट की नॉन स्टॉप जानकारी सुनकर वाकई पूजो वाली फीलिंग आने लगी थी। आज दुर्गोत्सव की सप्तमी तिथि है। कुछ देर बाद पीली टैक्सी रास्ते के किनारे बनी एक छोटी सी गुमटी के सामने रुक गई। कमर सीधी करते हुए मैंने अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। नई नई बनी पिच की सड़क के किनारे माइलस्टोन पर लिखा था चांदपुर 1 किलोमीटर। नए आए हो यहाँ? मेरे हाथ में गरम कुल्हड़ की चाय थमाते हुए एक उम्रदराज नीली लुंगी और सफ़ेद बनियान पहने दुकानदार ने पूछा। हाँ, आपके गांव में पूजा देखने। मेरा जवाब सुनकर उस चाय वाले ने एक सरसरी नज़र मेरे पहनावे पर डालते हुए दोबारा पूछा, ता कौन शहर से आए हो खोका? मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ चाय की पहली चुस्की लेते हुए मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोलकाता से। चांदपुर गांव के चंडी मंदिर मैदान में दुर्गा पूजा का मेला लगा था। छोटे बड़े दुकानों की कतार, घोड़े, हवाई जहाज़ के आकार के बने झूले बच्चों की यादों में बसने को बेताब खड़े थे। पंडाल में महासप्तमी की पूजा चल रही थी। नवपत्रिका स्नान में धान, बेल, अनार, अशोक जैसे 9 पेड़ों के पत्तों के साथ कौलाबऊ की स्थापना हो चुकी थी। धूप, धुनुची, शंख और उलू ध्वनि के साथ माँ दुर्गा का आवाहन किया जा रहा था। मेरे कैमरे के लेंस से माँ दुर्गा की प्रतिमा बेहद सुंदर लग रही थी। इसी बीच अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग के दौरान मैं भीड़ में किसी से टकरा गया। वो एक 60-65 साल की महिला थी। गोल चेहरे पर दमकता गोल्डन फ्रेम का चश्मा, माथे में चंदन का टीका, पतली नाक और झुर्रीदार गालों के बीच एक छोटा सा काला मस्सा। उनकी कड़क सफ़ेद साड़ी का पल्लू सर पर करीने से फैला था। काफ़ी दिनों बाद मैंने ऐसा परफेक्ट फोटो फ्रेम वाला चेहरा देखा था, लेकिन इससे पहले कि मैं उनको अपने कैमरे में कैद करता, पंडाल की भीड़ में वो कहीं खो चुकी थीं। दोपहर ढल रही थी और धीरे धीरे भीड़ भी हल्की होने लगी थी। एक कोने में ढाकी दादा लाल प्लास्टिक की चेयर पर बैठे सुस्ता रहे थे। अपने ढाक को उन्होंने झक सफ़ेद मुलायम पंख से सजाया था, किसी राजकुमार की तरह। मोबाइल रखते समय एक पुराने ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो का आधा टुकड़ा मेरे पॉकेट से नीचे गिर गया। उस घिस चुके फ़ोटो में कुछ अनजान चेहरों के बीच बाईं तरफ गर्दन घुमाए एक बच्चा खड़ा था। उत्सव के रंगों के बीच मुझे याद आया कि यही बच्चा तो मेरे इस गांव में आने की असली वजह था। ठीक होगा, हमारे गांव का पूजा कैसा लग रहा है? कहते हुए किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पलट कर देखा तो सामने वही चाय वाला खड़ा था जिससे सुबह ही मुलाकात हुई थी। खूब भालो, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। मुझे सभी बादल चाचा बुलाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? पूछते हुए वो सामने रखी एक खाली कुर्सी पर बैठ गए। मिहिर, मैं बोला। अच्छा चाचा, क्या आप इस गांव में मोनीमाला बासु नाम से किसी को पहचानते हैं? मेरा सवाल सुनकर वो कुछ पल अपनी आंखें बंद करके सोचने की मुद्रा में बुदबुदाए। इस ग्राम में बासु तो एक ही है, कहीं वो। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर कुर्सी से खींचते हुए बोले, चलो खोका, लगता है मिल गया पता।
बादल चाचा के पीछे पीछे चलते हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गए थे। भूख और प्यास दोनों ही बढ़ने लगी थी। एक घर के बाहर अचानक वो रुक गए। दरवाजा खटखटाते हुए उन्होंने जोर से आवाज लगाई, मोनिमा, ओ मोनिमा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। आंगन के भीतर CFL जल रहा था। अरे बादल, तुम इस समय? महिला ने बांग्ला में कहा। अरे ये तो वही थी, वो पिक्चर परफेक्ट चेहरा जिनसे मैं पंडाल में टकराया था। मोनिमा, ये मिहिर है, कोलकाता से आया है और किसी मोनीमाला बासु को ढूंढ रहा है। चाचा की बांग्ला में बात सुनकर वो कुछ देर मुझको देखने के बाद बोली, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मैं अपना बैकपैक पीठ से उतारते हुए बोला, जी मैं प्रद्युम्न चौधरी का बेटा मिहिर। बाबा का नाम सुनते ही उनकी उम्र दराज आंखें एकदम से चमक उठी। प्रद्युम्न, कैसा है वो? उन्होंने बांग्ला में कहा। जाने कितने सालों बाद ये नाम फिर से सुन रही हूँ। मुस्कुराते हुए वो मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई। उन्हें प्रणाम करते समय बाबा की याद दौड़ी चली आई। मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हुए वो बोली, तुम तो बिल्कुल अपने बाबा जैसे दिखते हो। अपनेपन से उन्होंने कहा। मैं और मोनिमा दोनों ही एक दूसरे से पहली बार मिलकर बेहद खुश थे। उनका फोटोजेनिक चेहरा खुशी से और भी ज्यादा प्यारा लग रहा था। एक और बाबा की मृत्यु की खबर ने जहां उन्हें उदास किया, वहीं मुझे देखकर उनकी उदासी को जैसे सुकून मिल गया। चूल्हे में बनी चाय की महक उनके और बाबा के बचपन की यादों में सराबोर होने लगी। जानते हो, हम दोनों पड़ोसी थे। 2 घरों के बीच बस बांस का एक बेड़ा हुआ करता था। आम के मौसम में बागान से आम चुराने पे मेरे हिस्से की सारी डांट वो ही सुनता था। उनकी कही हर बात में मैं बाबा को ढूंढता रहता। फिर ढाका यूनिवर्सिटी से लौलन फकीर शाह के बाउल संगीत पर मेरी रिसर्च की बात सुनकर वो थोड़ी अनमनी हो गई। हौले से बोली, ढाका, बांग्लादेश। वो तारों से सजे आसमान की तरफ देखने लगी, जैसे किसी खोए अपने को ढूंढ रही हूं। अगली सुबह मेरी आंख जल्दी खुल गई। खिड़की से आती ठंडी हवा ताजगी से सराबोर थी। पिछली रात तारों भरे जिस आंगन में मैं खड़ा था, अब वहां हल्की धूप छिटकी थी। बड़े बड़े पिलरों पर मधुमालती और अपराजिता की कोमल बेलें छाई थीं। आंगन के एक कोने में पुराना हैंडपंप लगा था। मेरी नज़र उसी हैंडपंप के नीचे ज़मीन पर बिछे झक सफ़ेद सिवली फूलों पर गई। मैंने मुट्ठी भर फूल उठा लिए। ये पेड़ बहुत पुराना है। मेरे पति ने इसे अपने हाथों से लगाया था। वक्त बदला, लेकिन पेड़ के साथ जुड़ी यादें अब तक नहीं बदली। नीली नक्काशीदार चौड़े बॉर्डर की सफ़ेद साड़ी में मेरे पीछे मौनी माँ खड़ी थीं। उनके गीले बालों से पानी की बूंदें साड़ी में टपक रही थीं। दिन के उजाले में किसी धुले साफ आंगन जैसा उनका चेहरा भी चमक रहा था। बचपन में माँ भी सिवली फूलों की कहानी सुनाया करती थी। मैं फूलों की खुशबू लेकर बोला, बचपन की यादें तो हमेशा हमारे भीतर बच्चों जैसी जिद्दी बनकर बस जाती हैं। उनकी आवाज़ भर्रा गई। बिल्कुल, बचपन की खट्टी मीठी यादें ही तो हमें जिंदा रहने का एहसास कराती हैं। मैं उनके थोड़ा करीब जाकर बांग्ला में बोला, मोनिमा, आप जानती हो, दुर्गा पूजा के दौरान अक्सर बाबा बांग्लादेश की बात करते हुए आपका जिक्र करते थे। कहते थे, मोनी और मुझ में इस बात की होड़ लगी रहती थी कि पूजा के लिए सबसे ज़्यादा फूल कौन चुनकर लाएगा। इस बात पर वो हल्के से मुस्कुराई। बाबा आपसे मिलना चाहते थे, पर अकेले नहीं, मेरे साथ। मैं ही टालता रहा। और वक्त का सितम देखिए, मैं तो आपके सामने हूं, पर बाबा साथ नहीं है। एक कतरा आंसू मेरी आंखों से चुपचाप सरक गया। ये देखकर मोनी माँ ने अपना ममता भरा हाथ मेरे सर पर रख दिया। उस पल हम दोनों के ही बीच बाबा याद बनकर मौजूद थे। जानती हैं, जब मेरे ढाका यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की बात चली थी तो बाबा ने सबसे पहले आपका ही नाम लिया था। कहते थे, बांग्लादेश को आपसे बेहतर शायद ही कोई समझ सकता है, पर बेटा, किसी जगह को समझने के लिए वहाँ लंबे समय तक रहना भी तो ज़रूरी है। कहाँ रह पाई थी मैं वहाँ। हाँ, अपने बाबा के साथ एक बार पुरातन ढाका तो गई थी। कुछ खास नहीं, पर रंग बिरंगे रिक्शे,
संकरी गलियां, भीड़ भाड़ वाले हाट बाजार, बूढ़ी गंगा में बहती नाव। बात पूरी करने से पहले ही वो चुप हो गईं और मैं उनके चेहरे के बदलते भावों में कुछ अनकहा ढूंढने लगा। आज तो महाअष्टमी है। गांव में किसी के घर में आज चूल्हा नहीं जलेगा क्योंकि अंजलि के बाद भोग वितरण होगा। तुम पुष्पांजलि तो दोगे ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया और पास रखी खाट पर जाकर बैठ गया। वाह, भोग का नाम सुनकर मुझे तो अभी से भूख लग गई। अच्छा मोनिमा, यहाँ से इच्छामती नदी कितनी दूर है? बहुत सुना है उसके बारे में। क्या सचमुच नदी के उस किनारे बांग्लादेश दिखता है? मेरे इस सवाल पर आगे पीछे झूलती उनकी कुर्सी अचानक रुक गई। कुछ देर की चुप्पी तोड़ते हुए मोनिमा बोली, दिखता तो है पर पहुंच से बहुत दूर। कभी कभी सोचती हूँ इच्छामती कितनी बड़ी अभागन है। कभी दोनों किनारों को जोड़ने वाली अब खुद ही एक सीमा रेखा बनकर रह गई है। मैं धीरे से उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ गया। हम चाहे अपने जीवन में कितनी भी कोशिश कर लें, पर जिस मिट्टी में जिन लोगों के साथ रहकर हम बड़े हुए, क्या उन्हें कभी भुला पाते हैं? सीधा मेरी आंखों में देखकर उन्होंने सवाल किया। मैं चुपचाप देखता रहा। आंगन में गुटरगू करते हुए कबूतरों की आवाज आने लगी। भले ही आज उम्र हो गई है, लेकिन मेरी यादों में 51 साल पुराना मेरा बचपन आज भी हरा भरा है। पोद्दा नदी के किनारे बना मेरा छोटा सा गांव बेनुग्राम। बचपन में मैं और तुम्हारे बाबा बदमाशी करने में सबसे आगे होते थे। बाबा की बात सुनकर रोमांच मेरे अंदर बढ़ने लगा था। उन्हें बीच में ही टोकते हुए बोला, और क्या याद आता है मोनिमा? और याद आती है मेरी सबसे पक्की सहेली रूना। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वो उसी 51 साल पहले के दौर में पहुंच गई हों। और याद आती है वो मनहूस काली रात में जलते घर, चीख पुकार, जमीन पर तड़पती रूना और माँ की एक आवाज की, रूना मर चुकी है मोनी, उसे छोड़ दे। वो आगे चाहकर भी कुछ और बोल नहीं सकी। आंसुओं की धार के आगे उनकी आवाज कमजोर पड़ गई थी। खौफ की सिहरन मुझे भी महसूस होने लगी थी। मैंने हौले से उनकी झुर्रीदार हथेलियां थाम लीं, क्योंकि नमी तो मेरी आंखों में भी थी। पंडाल के माइक से ढाक की हल्की धुन कानों में घुलने लगी। कहते हैं दुर्गा पूजा अष्टमी की पुष्पांजलि के बगैर अधूरी है। मुझे बचपन से ही इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता था। ऐश सचंदन गंध पुष्प बिल्व पत्रावली, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। माइक लेकर पंडित जी भक्तों को पुष्पांजलि अर्पित करवा रहे थे। मेरे सामने माँ दुर्गा की भव्य मुस्कुराती प्रतिमा खड़ी थी, लेकिन मन में सिर्फ मोनिमा का चेहरा ही घूम रहा था। उस रात उनके साथ क्या हुआ होगा? ऐसे सवाल मेरे दिमाग में जाल बुन रहे थे। पंडाल में चारों तरफ जय माँ दुर्गा की आवाज गूंज रही थी। रिश्तों की बुनावट बहुत महीन होती है। कुछ रिश्तों को बुनने में सारी उम्र जाती है, तो वहीं कुछ रिश्ते पल में अपने बन जाते हैं। मेरा और मोनिमा का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही बनता जा रहा था। इतने कम समय में वो मुझे अपनी सी लगने लगी थी। शाम ढलते ही माँ दुर्गा के चरणों में 108 मिट्टी के दिए जल रहे थे। शौंधी पूजा की पवित्र बेला आ चुकी थी। मंत्रों के उच्चारण से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। फिर देर शाम जब मैं घर लौटा तो गुड़ की खुशबू ने मेरा मीठा स्वागत किया। मोनिमा, क्या बन रहा है आज? खुशबू तो बाहर तक आ रही है। मैंने पूछा तो छोटे छोटे गोल लड्डू बनाकर एक परात में रखते हुए बोली, बेटा ये ताज़ा गुड़ और अपने पेड़ के नारियल से बने नारकेल नाडू की खुशबू है। इस बार सोचा था कौन करे इतनी मेहनत, पर फिर मन किया कि तुम्हें ही बना के खिला दूं। जाने फिर मौका मिले ना मिले। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना परोस देती हूँ। रात खाना खाने के बाद मैं लैपटॉप लेकर बैठ गया। थोड़ा पेंडिंग काम था तो सोचा पूरा कर लूं। अचानक दरवाजे के पास मोनिमा को खड़ा देखकर मैं चौंक गया। अभी तक जाग रही हैं? मैंने सवाल किया। वो बिना कुछ कहे मेरे लैपटॉप स्क्रीन को देखने लगीं, जिस पर गांव की कुछ तस्वीरें चिपकी थीं। आहा, कितना सुंदर लग रहा है ना? वो धीरे से बोली। जानते हो मिहिर,
जैसे तुम्हें इस गांव की माटी इतने सालों बाद भी यहाँ खींच लाई, वैसे ही मुझे भी बांग्लादेश में मेरा गांव बेनुग्राम आवाज़ लगाता है। फिर उन्होंने एक मुड़ी तुड़ी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर का टुकड़ा मेरे हाथों में देकर कहा, ये एक टुकड़ा फोटो ही मेरे अपनों की आखिरी निशानी है। मैं ये देखकर चौंक गया कि ठीक ऐसा ही एक पुराना फोटो का टुकड़ा तो मेरे पास भी है। हड़बड़ाकर मैंने बैग से वो टुकड़ा निकालकर मोनिमा वाली फोटो के सामने रख दिया। दो फटे हुए फोटो के टुकड़े आपस में एकदम जुड़ गए। हैरानी और खुशी से कुछ पलों तक न मैं कुछ बोल सका न मोनिमा। साड़ी पहने खड़ी ये महिला मेरी माँ है और उनका आंचल पकड़े ये छोटी सी 11 साल की बच्ची मैं हूँ। और वो माँ के ठीक पीछे कुर्ते में हमारे गांव के मास्टर मशाई यानी मेरे बाबा हैं। मोनिमा टेबल पर रखी उस तस्वीर पर उंगली से इशारा करती हुई बोल रही थी। मैंने सर उठाकर उनकी तरफ देखा। उस पल मेरे चेहरे पर बच्चे सी मासूमियत छलक रही थी। मोनिमा, मैं हमेशा से ये सोचता था कि जो फोटो का टुकड़ा मेरे पास था उसमें बाबा गर्दन घुमाकर आखिर किसे देख रहे होंगे। अब पता चला वो आपको ही देख रहे थे। फोटो में आप कितनी प्यारी लग रही हो, मैंने कहा तो उन्होंने हंसते हुए मेरे सर पर हल्के से चपत लगाई और बोली, उस दिन गुस्से में तुम्हारे बाबा ने ये फोटो फाड़ दी थी ये कह के कि मेरी वजह से उनकी तस्वीर खराब हो गई थी। अच्छा मोनिमा, क्या इसमें रोना भी है? मैं उसके बारे में जानने को बेताब था। अपनी कांपती हुई उंगली उन्होंने उस फोटो के एक चेहरे पर रख दी जिसमें एक 15-16 साल की लड़की साड़ी पहने खड़ी थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था पर मैं समझ सकता था कि उस अस्पष्ट चेहरे के पीछे की कहानी आज 51 साल बाद भी मोनिमा की यादों में बिल्कुल ताज़ा होगी। रूना बाबा के दोस्त की बेटी थी। आपस में खूब पटती थी हमारी। गांव से पोद्दा नदी ज़्यादा दूर नहीं था। हम दोनों अक्सर नदी किनारे मांझी दादा का भाटियाली गीत सुनने जाया करती थी। घुटनों पर हाथ रखे वो मोड़ कर बैठ गई। उन दिनों देश में अन्यायी शासन के खिलाफ विद्रोह यानी मुक्ति युद्धों का आखिरी दौर चल रहा था। रोज पड़ोस के किसी न किसी गांव से नरसंहार की खबरें आया करती थीं। उस मनहूस शाम रूना हमारे घर रोती हुई आई थी। बाबा भी तब तक घर नहीं लौटे थे। मोनिमा की आवाज कांपने लगी थी। उनके झुर्रीदार चेहरे पर डर की अदृश्य लकीरें उभरने लगी थीं। मैं उनके थोड़ा और पास सरक कर बैठ गया। मुझे बस इतना याद है कि मैं माँ की गोद में दुबक गई थी और रूना उनसे बार बार कह रही थी, आप मोनी को लेकर जंगल के रास्ते निकल जाइए, वो कभी भी गांव पे हमला कर सकते हैं। और फिर जिस बात का डर था वही हुआ। गोलियों की आवाज़ रात के सन्नाटे में गूंजने लगी। एक पड़ोसी ने बताया कि सैनिक हमारे गांव के किसी बड़े क्रांतिकारी मुक्ति योद्धा और उसके परिवार को ढूंढ रहे हैं। पर उस समय मैं नहीं जानती थी कि वो मुक्ति योद्धा कोई और नहीं बल्कि खुद मेरे बाबा ही थे। मोनिमा चुप हो गई पर मेरी धड़कनों की आवाज़ तेज गूंजने लगी। एक गहरी सांस लेते हुए वो बोली, रूना ने आखिरी दम तक उन सैनिकों को हमारे बारे में कुछ नहीं बताया था। उस रात हजारों लोगों के साथ एक ऐसी लड़की भी शहीद हुई जो मेरी नज़रों में एक सच्ची वीरांगना थी। अंधेरी रात में अपने जलते हुए गांव बेनूपुर की यादें धुआं बनकर दफन है मेरे सीने में। मोनिमा सिसकने लगी और मेरी भी पलकें गीली हो रही थीं। उफनती इच्छामती को पार करके हम लोग इस गांव में बस गए और तुम्हारे बाबा का परिवार कोलकाता में। मोनिमा बोली तो सामने टेबल पर रखे उस फोटो के चेहरे अब मुझे कांच से साफ नजर आने लगे थे। मेरे लिए नवमी का दिन उदासी की नमी लिए शुरू हुआ। शरद के आकाश और हवा में विदाई की चुभन थी। आज मैंने पंडाल में न जाकर केवल गांव घूमने का फैसला किया। 5 ताड़ के पेड़ों से घिरा हुआ विशाल तालाब, मछली पकड़ने का जाल बुनते माझी दादा, कहीं खेतों में छोटी मछलियों का शिकार करते अल्हड़ बच्चों की टोली, नीले आकाश के नीचे बेफिक्र बादलों जैसे तैरते काश फूल। चांदपुर गांव को मैंने अपने मन और कैमरे दोनों में ही बंद कर लिया। कल दशमी थी और मोनिमा के साथ यहाँ मेरा आखिरी दिन भी। रास्ते किनारे खेतों के बीच एक काकड़ा तोआ उदास खड़ा था।
मेरे भीतर भी एक उदासी फैल रही थी। काश आज बाबा भी होते यहाँ मेरे साथ। काश वो भी मोनी माँ से मिल पाते। गांव की मुलायम धूप छांव तले कब दोपहर ढलने लगी पता ही नहीं चला। मिहिर, आज तुम मूर्ति विसर्जन देखने जरूर जाना, पायश का कटोरा मेरी तरफ बढ़ाते हुए मोनी माँ ने कहा। आप नहीं चलेंगी? मैंने पूछा तो वो नीचे ज़मीन की तरफ देख के बोली, मैं कभी नहीं गई। माँ को विदा करने की मुझ में हिम्मत नहीं होती। विदा करना सबके लिए आसान भी तो नहीं। सड़क किनारे एक मिनी ट्रक में माँ दुर्गा की मूर्ति सपरिवार घर वापस जाने को तैयार थी। प्रतिमा का पूरा चेहरा सिंदूर से ढका था, पर होठों पर मिठाई जैसी मुस्कान भी थी। आश्चे बोछो और आबार होबे का शोर दूर दूर तक गूंज रहा था। इच्छामती नदी में दोनों देशों की नाव अपने अपने झंडे लिए बारी बारी से मूर्तियों का विसर्जन कर रही थीं। घाट पर खड़ा मैं एक अद्भुत नज़ारा देख रहा था। सोच रहा था कि अभागन इच्छामती बस इस एक दिन के लिए पूरे साल बेसब्री से इंतजार करती होगी। दो पड़ोसी देशों की प्रतिमाएं उसके जल में विसर्जित जो हो रही थीं। एक तरफ था गहरे हरे रंग के बीच उगते लाल सूरज का बांग्लादेश, तो दूसरी तरफ केसरिया, सफ़ेद और हरे रंगों से चमकता भारत। मोनिमा सही कहती हैं, विदा करना इतना आसान नहीं होता। मिलने की खुशी और फिर कब मिलेंगे की अनिश्चितता के बीच कितने अदृश्य भाव उगाते हैं। कल मुझे भी तो मोनिमा से विदा लेना था। सोचते हुए भारी मन के साथ मैं घर लौट आया। शुभ विजया मोनिमा। अगले दिन मैंने उनको प्रणाम किया तो दोनों हाथों से उन्होंने मुझको आशीर्वाद दिया। वो एक छोटा सा बैग मेरे हाथों में देकर बोली, इसमें तुम्हारे लिए नारियल के लड्डू हैं। आशा है तुम इस गांव से मीठी यादें लेकर जा रहे हो। मैंने आगे बढ़कर उनको गले से लगा लिया। पर मोनिमा, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो मेरी पीठ थपथपाते हुए बोली, पगोल चले, हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहना, खूब मन लगा के पढ़ाई करना। तुमसे मिलकर ऐसा लगा मानो तुम्हारे बाबा से मिल रही हूँ। दोनों हाथ उठाकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं धीमे कदमों से बाहर खड़े ऑटो में जाकर बैठ गया। ऑटो चल पड़ी थी। मोनिमा का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता धुंधलाने लगा। लग रहा था कि जैसे उनके बगल में खड़े बाबा भी मुस्कुराते हुए मुझे विदा कर रहे थे। आखिर चांदपुर गांव और मोनिमा से मिलने की उनकी ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी थी। देर से ही सही। मेरे सीने में एक हल्की सी टीस उठी। आंखों की नमकीन बूंदें मोनिमा के दिए मीठे लड्डू गीले करने लगीं। 2 हफ्ते बाद मैं ढाका चला आया। उस दिन कोई 2-3 रिंग के बाद ही फोन रिसीव हो गया था। वीडियो कॉल में मुझे देखकर मोनिमा की खुशी उनकी आवाज में भी खनकने लगी। मिहिर बेटा, तुम? मोनिमा, मैं तो आपके नारकेल नाड़ू की मिठास मिस कर रहा था। सोचा आपकी मीठी आवाज सुनकर ही काम चला लूं। आज आपको कुछ खास दिखाना चाहता हूं। मैंने अपना फोन घुमाया। सामने पोद्दा नदी की धारा सूरज की किरणों के साथ खेल रही थी। सफ़ेद बालू के किनारे धूप से चमक रहे थे और ये देखकर मोनिमा की आंखें खुशी से। बरसों पहले उन्हें जिस देश को, जिस गांव को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था, वहां की नदी की एक झलक तो मैं उन्हें दिखा ही सकता था। मोनिमा कुछ कहने की अवस्था में नहीं थी। भावनाओं के बादल उनकी पलकों से झड़ने लगे थे। मैं भी अपनी आंखें बंद करके एक बाउल गीत गुनगुनाने लगा। आमी कोथाय पाबो तारे, आमार मोनेर मानुष जेरे, हाराए सेई मानुषे तार उद्देशे, आमी देश विदेशे बेराई घुरे, कोथाय पाबो तारे, आमार मोनेर मानुष जेरे, आमी कोथाय पाबो तारे, आमार मोनेर मानुष जेरे। बस इतनी सी थी ये कहानी।